सो फाइनली हमें पता चलता है कि जेएलपीटी का एग्जाम पूरे इंडिया में कैंसिल हो चुका है। तो अभी ये उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज हो सकती है जिन्होंने इन 6 महीने में बहुत सारी मेहनत की थी, जो सिंसियरली अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने अभी दिसंबर में जेएलपीटी N2, N3, N4 और N5 में अपीयर होना था। पहले ये टेस्ट जुलाई में कैंसिल हो चुका था और उसके बाद अभी दिसंबर में भी कोरोना के कारण ये टेस्ट कैंसिल हो चुका है। तो अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मैं खुद फॉलो करने वाला हूं नेक्स्ट एग्जाम होने से पहले? तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैं आगे आने वाले 6 मंथ्स में क्या करने वाला हूं जापानीज लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो माय नेम इज विशाल एंड आई एम लर्निंग जापानीज फ्रॉम 2 years। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एग्जाम कैंसिल हो जाने के बाद हमें एक ईमेल आई है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप इसी जो आपने फॉर्म फिल किया था जेएलपीटी का, जिस लेवल पे किया था, उसको नेक्स्ट एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो। आपका जो यही फॉर्म नेक्स्ट एग्जाम जो जुलाई 2021 में होने वाला है उसके लिए अप्रूवल हो जाएगा, उसके लिए एक्सेप्टेबल है। तो या फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी फीस को रिफंड करवा सकते हैं। मैंने जो है अपने पहले ऑप्शन के लिए अप्लाई किया है कि मैं अगले जुलाई में ये एग्जाम फिर से देने वाला हूं और इसी लेवल का देने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपना लेवल आगे बढ़ा दूंगा या फिर चेंज कर दूंगा, बट उसके लिए भी मैंने कौन कौन सी चीजें और सोच रखी हैं, कौन कौन सी चीजें हम करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं पूरा। इस दिसंबर में देने वाला था N2 लेवल का एग्जाम और मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। काफी हद तक मैंने 3 to 4 टाइम्स तक रिवाइज भी कर लिया था पूरा का पूरा सिलेबस। बट अभी जो हमारे सामने ये सिचुएशन है कि मैं अभी एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं, तो मैंने क्या किया है कि आगे मैं क्या करूंगा, N1 लेवल की स्टडी करूंगा कंटिन्यू। N1 लेवल की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए मैं क्या करूंगा, जो मेरा होगा N2 का जितना भी सिलेबस होगा वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मैंने N2 में अभी पढ़ा है उसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी सीख जाऊंगा। क्योंकि अगर आपको पता हो तो हम जो चीज पढ़ते हैं वो इजीली एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में अप्लाई नहीं होती है। उस चीज को जब आप बार बार रिपीट करते हो और उससे नेक्स्ट लेवल की ओर जब बढ़ते हो तो आपका जो प्रीवियस लेवल जो आपने क्लियर कर लिया है वो आपके बिहेवियर में आने लग जाता है। जैसे आपने N5 की पढ़ाई करी, N4 की कर रहे हो, तो आपका N5 इंप्रूव हो रहा है पीछे साथ साथ में। तो आप N4 पढ़ लिया, आपने N3 देने वाले हो नेक्स्ट, तो आपकी N4 की तैयारी उसी के साथ साथ हो रही है। आप फिर उन चीजों को यूज करना सीख जाते हो जब आप नेक्स्ट लेवल को तैयार कर रहे होते हो। तो बेसिकली मेरा एक गोल है कि N2 में जो भी पढ़ा है पहले इसको अपने स्पीकिंग में लेके आऊं। स्पीकिंग में कैसे आएगा? जब मैं उसको यूज करूंगा, और यूज में कब कहां पे कर सकता हूं? जब मैं उसके नेक्स्ट लेवल को पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ही N2 लेवल को यूज किया जाता है। जैसे N1 पढ़ूंगा तो N1 में सारे के सारे पैटर्न्स जो होंगे ऑलरेडी N2 इंक्लूडेड होंगे। तो इससे क्या होगा, आप बहुत ही आसानी से अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो उस लेवल में जिसकी आपने तैयारी कर रखी है अभी के लिए। उससे पहले भी आपको एक चीज और करनी चाहिए। आपने अभी जो लेवल की तैयारी कर रखी है, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो, इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप उसको सबसे पहले अपना रिवाइज करना शुरू कर दो। उसको रिवाइज करो, हर एक चीज को रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कांजी की बुक होती है, कांजी की बुक को पूरा का पूरा पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसमें अपना टेस्ट लो, जो पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं उनको यूज करो। सेकेंडली, आपकी रीडिंग सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रीडिंग सेक्शन में आपकी रीडिंग की स्पीड कितनी है, आप अच्छे से कैच कर पाते हो सेंटेंस को, आप एक बार उस सेंटेंस को पढ़ के कैच कर पाते हो, या फिर आपको उसको रिपीट 2 बार पढ़ना पड़ता है। जो भी बुक आपने रीडिंग के लिए पढ़ रखी है उसको दोबारा रिपीट कर दो एक बार। ऐसे सेम टू सेम वोकैबुलरी एंड ग्रामर को भी एक बार पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लो, ताकि आपको जो भी वीक पॉइंट है उसमें
जो भी कुछ बोल रहा है वो आपको याद हो जाए। सेकंड थिंग जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं वो है स्पीकिंग स्किल्स। आप तो जानते ही हैं कि स्पीकिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हम स्कूल में सारी क्लासेस में इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, बट कभी बोलना आया क्या? क्योंकि उसको बोलने की कभी प्रैक्टिस नहीं की। जब किसी को बोलोगे नहीं तब वो बोलने में थोड़ी ना आएगी। तो इसी तरह सेम जापानीज में भी है कि आप जब बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तब आपको स्पीकिंग नहीं आएगी। तो आपके पास एक टाइम है, अभी एक मौका है कि अपनी स्पीकिंग को सुधार लो। कैसे? जो आपने पढ़ा है उसी को रिपीट करके, उसी को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके। और इसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं, आपको दिन के 10 से 15 मिनट भी मिल जाए ना तो भी बहुत है। और मैक्सिमम आप आधा घंटा लेके चलो, आधा घंटा आपने हर रोज करना है स्पीकिंग को प्रैक्टिस। कैसे करना है? किसी भी जापानीज क्रिएटर की यूट्यूब पे आपको काफी सारी वीडियोस, काफी सारी जापानीज बोलने वाले की वीडियो मिल जाएगी। पहले तो आपको लिसनिंग अच्छे से समझ आनी चाहिए कि उसने क्या बोला है, और उस सेंटेंस को जो वो बोल रहा है उसको साथ में 3 टाइम रिपीट करना है। ये मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करना है। और इसको इंप्रूव करने के लिए अलग वेबसाइट्स भी हैं, उस पे जाके आपको एक वीडियो देखना है और उस वीडियो को पॉज करते करते जो एक एक लाइन का सेंटेंस वो बोल रहा है उसको रिपीट करना है। इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इसमें। थर्ड चीज जो मैं करने वाला हूं कि जैसा कि आपको पता है कि अगर हम कोई और लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, कोई नई लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा काम इसका क्या होता है? इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो आपको क्या करना होगा? जैसे मेरा N2 लेवल है, N5 के लिए ये नहीं बोल रहा हूं कि N5 वाला भी ये करे। हाँ, वो कोशिश कर सकता है अगर उसको करना है, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम जॉब्स में देखो तो वो कहते हैं कि हमें N2 लेवल या फिर N1 लेवल का बंदा ही रिक्वायर्ड है, वही बंदा हमारे पास इंटरव्यू देने आ सकता है। तो इसलिए जो N3 N2 कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि एक दिन में एक छोटा सा पैराग्राफ लो, उसको आप जापानीज का जो पैराग्राफ है उसको आप समझ तो पाओगे। जैसे मैं हूं, मैं हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझ लेता हूं, बट क्या मैं उसी चीज को इंग्लिश में कन्वे कर पाऊंगा? अगर मुझे किसी को ट्रांसलेट करके बताना है या फिर इंटरप्रेट करके बताना है कि उसने क्या बात बोली है या उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो क्या मैं कैपेबल हूं कि मैं उसको पूरा का पूरा समझा पाऊं? तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है? सिंपली एक जो पैराग्राफ आपने कर रखा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सिंपल। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये आप 30 दिन के लिए भी लगातार करोगे ना तो आपका सारा कुछ इंप्रूव हो जाएगा। आपको ट्रांसलेशन भी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। और इनको करने के लिए टाइम कितना लगेगा? सिर्फ आधा घंटा ही चाहिए। और वही तो चीजें पढ़नी है जो आपने पढ़ रखी हैं, और इसको करने में सबसे आसान हो जाएगा। फिर ये था मेरा एक शेड्यूल कि मैं अगले 6 मंथ में क्या करने वाला हूं। अगर मैंने ये 6 मंथ तो छोड़ो, अगर मैंने 3 मंथ्स के लिए भी ये चीज फॉलो कर ली ना तो मेरी स्पीकिंग एंड ट्रांसलेशन स्किल्स को इंप्रूव अपने आप ही हो जाएंगी। बट इससे पहले आपके सामने एक बहुत बड़ी हर्डल है, आपको उसको पार करना ही होगा। क्या? आपको पहले तो अपनी लिसनिंग को सुधारना पड़ेगा। अगर लिसनिंग आपकी वीक है ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि उसने बोला क्या है। तो जब आप समझ नहीं पाओगे कि अगला बंदा बोल क्या रहा है तो आप उसकी बात किसी और को कैसे बता पाओगे? सबसे पहले तो आपको लिसनिंग करनी है। लिसनिंग का मेरा वही तरीका है कि आप सुनते जाओ और एक टाइम पे आके आपको लगेगा कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है लिसनिंग में, आपको इजीली लिसनिंग समझ में आने लग जाएगी। तो पहले अगर आप N5 और N4 वाले हो तो आपके लिए यही है कि आप लिसनिंग को इंप्रूव करो। सेकंड, जो आप N3 और N2 वाले हैं ना उनको स्पीकिंग में एंड ट्रांसलेशन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मुझे भी अभी स्पीकिंग में इतना नहीं आता, अगर कोई मेरे से बात करेगा तो मैं उसको इजीली रिप्लाई दे दूंगा, बट इनिशिएट करना हो ना किसी बात को तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि मैं इस बात को उसको कैसे बताऊं। ये थोड़ी दिक्कत आती है। बट हाँ ठीक है, अगर आप बात बता पाओ किसी को जो आप बोलना चाहते हो, दैट्स सिंपल। यही एक रिक्वायरमेंट है एक लैंग्वेज में। तो और इसको इंप्रूव करना आपके हाथ में है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इसकी।
1 घंटा या फिर 2 घंटे तो डेडिकेट रखो इन चीजों के लिए, और जो नेक्स्ट लेवल है उसकी साथ में तैयारी करते रहो। अगर आप N5 स्टडी कर रहे थे और अभी N4 देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, क्योंकि N5 और N4 में बहुत ही कम सिलेबस होता है और इसकी तैयारी बहुत जल्दी हो जाती है। बट अगर आप N3 कर रहे हो या फिर N2 कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसी लेवल पे एक अड़े रहना चाहिए, आपको उसी लेवल का एग्जाम देना चाहिए। बट उसके साथ साथ ही आप नेक्स्ट लेवल की भी तैयारी कर लो, क्योंकि ये जो लेवल है ना इसमें गेम चेंज हो जाती है। N3 तो एक गेम चेंजर है, जो JLPT के एग्जाम N5 में एंड N4 में बताया गया है ना, उसे बिल्कुल ही ऑपोजिट सिलेबस होता है, ऑपोजिट पैटर्न होता है। जो नंबरिंग होती है क्वेश्चंस की वो भी सारी की सारी चेंज हो जाती है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं आगे आने वाले टाइम में क्या करने वाला हूँ जापानीज लैंग्वेज के बारे में, और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी चाहो तो इसमें से कई चीजों को अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन में शामिल कर सकते हो। पहला मैंने बोला है आपको शेड्यूल बनाना, दूसरा आपको बोला है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना, थर्ड ट्रांसलेशन स्किल्स को इंप्रूव करना। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप जापानीज लैंग्वेज के बारे में और चीजें भी सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।